हेलो दोस्तों, आज डेट है 4 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। रिसेंट जो बजट आया है उसमें बात की गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, इन सब के विषय में डिस्कस करेंगे। क्या इतिहास रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, पीआईबी कोई भी अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, पहली बात तो पीआईबी कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर यूट्यूब चैनल लगातार प्रोवाइड नहीं करता है। इवन मैंने भी बीच में ब्रेक कर दिया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि पीआईबी के लिए डिमांड बहुत है, अब इसको ब्रेक करना ठीक नहीं रहेगा। तो पीआईबी अगर कोई भी फॉलो करता है रेगुलर, तो उसको फ़ायदा इस बात का होता है कि आफ्टर 2 और 3 मंथ उसको सारी गवर्नमेंट स्कीम की सफिशिएंट नॉलेज हो जाती है कि एलिमिनेशन मेथड से वो ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकता है एग्जाम में। सबसे अच्छी बात यही होती है, इसीलिए पीआईबी बहुत ज़रूरी है। और द हिंदू और पीआईबी जिसने कंप्लीट कर लिया तो यूपीएससी का प्रीलिम्स फिर मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस ऐसे रहते हैं कि उसका यूपीएससी का प्रीलिम्स ना निकले। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, रूरल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। याद रखिएगा, देखिए कितना बढ़िया फैक्ट दिया है आपको। जो रूरल रोड्स हैं ये स्टेट सब्जेक्ट हैं। आपसे पूछ सकता है ना कि जो एजुकेशन आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, वैसे ही जो रूरल रोड्स हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आती। 7 शेड्यूल आपको याद है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है, सेंट्रल स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें से जो रूरल रोड्स हैं वो स्टेट सब्जेक्ट हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? एक तरह का वन टाइम स्पेशल इंटरवेंशन है ताकि रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया सके। स्टेट सब्जेक्ट है आपका रूरल कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की थी ताकि एक निश्चित आबादी से ऊपर वाले विलेजेस को ऑल टाइम यानी 12 मंथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड की जा सके। सिंगल ऑल वेदर रोड प्रोवाइड की जाती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इसमें देखिए पॉपुलेशन का साइज क्या रहता है। प्लेन एरियाज में 500 प्लस पॉपुलेशन होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमालयन स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरी में 250 प्लस पॉपुलेशन होनी चाहिए 2001 के सेंसस के हिसाब से। तो पॉपुलेशन के हिसाब से इन रोड्स को बनाया जाता है। पर्पस क्या होता है? जो रूरल पॉपुलेशन है उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करना, बेहतर करना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैं भी उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर अटल जी की वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, वरना बारिश में निकल नहीं सकते थे लोग। फिलहाल देखते हैं ये 500 और 250 का जो क्राइटेरिया है, क्या ये फिक्स है? नहीं, याद रखिएगा। देखिए कितनी बढ़िया नॉलेज मिली, मुझे भी नहीं पता था। डेजर्ट एरिया, ट्राइबल एरियाज के लिए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर अनकनेक्टेड हैबिटेशंस के लिए 250 प्लस वाला जो क्राइटेरिया है वही फॉलो होगा। पता लगा आपसे एक स्टेटमेंट दे दे कि डेजर्ट एरिया में 500 प्लस क्राइटेरिया जो है फॉलो किया जाता है, तो आप सोचेंगे प्लेन है, डेजर्ट तो प्लेन होता है तो वही। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए 250 प्लस पॉपुलेशन है और अगर डेजर्ट एरिया आता है तो आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनानी पड़ेगी। 2001 के सेंसस के हिसाब से है, 2011 नहीं, याद रखिएगा। फिर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड ब्लॉक्स हैं, जैसे जगदलपुर हुआ, दंतेवाड़ा हुआ, झारखंड में हुआ, ये तो खैर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और वहाँ पर 100% यानी 100 प्लस पॉपुलेशन है तो उसको भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कनेक्ट करना पड़ता है एज पर 2001 सेंसस। मिनिस्ट्री ने बहुत सारे काम किए हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्पेशल कंसर्न जो है, अटेंशन जो है प्रोवाइड किया गया है कि उनकी पॉपुलेशन को कम से कम ऑल टाइम ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड प्रोवाइड किया है। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे हमेशा से, क्योंकि हिली एरियाज हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कॉस्ट हमेशा हाई रहती है प्लेन एरियाज से, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर 60-40 का रेशियो है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर हिमालयन स्टेट के लिए 90-10 का रेशियो है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा हैवी स्नोफॉल होता है, लैंडस्लाइड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्लेन एरियाज रहते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड की चौड़ाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। 5 फीट से ऊपर, 6 फीट से ऊपर नहीं होती, आपने देखा होगा। लेकिन हिली एरियाज में ये 7.5 मीटर तक रह सकती है। क्यों? क्योंकि एक बार स्नोफॉल हो गया तो फिर वहाँ पर स्नो को साइड में करना पड़ता है, फिर थोड़ी ही जगह बचती है आपके वाहन को ट्रेवल करने के लिए। ये स्पेशल फैक्ट है, आप याद रखते रहिएगा। पहले ये था कि प्लेन एरियाज में अगर 75 मीटर लॉन्ग ब्रिज है या फिर 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है तो उसकी कॉस्ट
को शेयर करता था कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो फेज 3 आया है, इसमें हिली एरियाज के लिए 200 मीटर और प्लेन एरियाज के लिए 150 मीटर, यानी डबल कर दिया गया इस लेंथ को। तो प्लेन एरियाज के लिए 150 मीटर अगर ब्रिज की लंबाई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको शेयर प्रोवाइड करेगी 60-40 या फिर 90-10 के रेशियो में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 90-10 का रेशियो है। 2000 में लॉन्च की, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 मई 2013 में लॉन्च किया गया। 50,000 किलोमीटर की जो एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क था उनको जो है फोकस करना था। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 आया 2019 में। इसमें 1,25,000 किलोमीटर रोड्स जो है बनाने का काम दिया गया। जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनको लिंक करने का भी काम दिया गया। खास क्या था? खास ये था जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, कम से कम उनको रोड कनेक्टिविटी जरूर प्रोवाइड की जाए। तो फेज 3 के तहत इन तीनों पर फोकस किया गया। तो याद रखिएगा, जो फेज 3 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई है 2019 में, इसको मार्च 2025 तक कंप्लीट करना है। 1,25,000 किलोमीटर रोड को 5 वर्षों में बनाना है। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा भारतमाला परियोजना। मैंने हमेशा जब भी पढ़ाया है आपको तो बताया है, भारतमाला परियोजना में आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर बहुत फोकस करना है। भारतमाला परियोजना जब भी अनाउंस की थी उसमें बताया गया था 9,000 किलोमीटर लेंथ के इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने हैं और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से फोकस कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए, भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत 9,000 किलोमीटर लेंथ के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनने हैं और इस पर खास फोकस दिया जा रहा है। इस 9,000 किलोमीटर से 6,087 किलोमीटर यानी 6,087 किलोमीटर का अप्रूवल मिल चुका है और जो बाकी बचा हुआ है लगभग 3,000 किलोमीटर के आसपास, उसका अप्रूवल अगले 2 वर्षों में मिल जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें से 6,087 किलोमीटर का अप्रूवल मिल चुका है और बाकी 2 वर्षों में मिल जाएगा। इस 6,087 में से 1,613 किलोमीटर कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है, और जो बाकी बचा है उसको 2026-27 तक कंप्लीट करना है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा भारतमाला परियोजना फेज 1 को अक्टूबर 2017 में अप्रूव कर दिया गया था। आपको पता ही है इंडिया में 8 कैबिनेट कमेटी हैं, कितनी? 8, जिसमें से 2 के हेड होते हैं आपके होम मिनिस्टर, बाकी 6 के होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2 कौन सी हैं? देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके हेड होते हैं आपके होम मिनिस्टर। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इसके हेड होते हैं होम मिनिस्टर। बाकी जितनी भी है, चाहे सिक्योरिटी की है, चाहे कॉस्ट एंड प्राइस की है, किसकी भी है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत 34,800 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट बनना था। लगभग 571 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिए गए थे, जिसमें उनकी लेंथ 571 जो प्रोजेक्ट थे उनकी लेंथ थी 19,785 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा भारतमाला परियोजना फेज 1 को अप्रूवल किया गया। ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है नेशनल हाईवे रोड सेक्टर के लिए। 5 वर्षों के लिए भारतमाला परियोजना को लॉन्च किया था 2017 से 2022 तक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, इसके द्वारा पूरा डिटेल्ड रिव्यू लिया गया नेशनल हाईवे के नेटवर्क का और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अप्रूवल दिया गया 34,800 किलोमीटर के लिए। कितना? 5,35,000 करोड़। कितना? 5,35,000 करोड़। लेकिन जितना स्लो स्पीड से बन रहा है ये 5,10,00,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये जो 34,800 किलोमीटर है इसमें 10,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो स्ट्रेचेस हैं उनको भी शामिल किया गया है। फोकस क्या है? फोकस ये है कि फ्रेट और पैसेंजर की जो मूवमेंट एफिशिएंसी है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, बेहतर किया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप हैं उनको ब्रिज किया जा सके। पता लगा बंदरगाह बन गया है, पोर्ट बन गया है, लेकिन पोर्ट से छत्तीसगढ़ आना है आपका मटेरियल, तो ढंग की रोड ही नहीं, तो क्या मतलब है ऐसे पोर्ट का बनने का? ठीक है, तो भारतमाला परियोजना में मेन फोकस किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप पर। फेज 2 भी अनाउंस कर दिया गया है, 2024 तक कंप्लीट होना है। 48,000 करोड़ का रोड नेटवर्क इंडिया में बनना है, ठीक है, फेज 2 के तहत। इसमें क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने फंड्स का यूज़ करेगी जिससे ये 48,000 करोड़ की रोड बन सके। एक्सप्रेस वे पढ़ा है आपने यूपी में, तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगी। भारतमाला परियोजना फेज 1 आपको बताइए 34,800 किलोमीटर, 5,35,000 करोड़। यहाँ देख लीजिए आप, इकोनॉमिक कॉरिडोर 9,000 करोड़ का, इंटर कॉरिडोर फीडर रोड 6,000 करोड़ का, ये बताया ना, बैलेंस NHDP रोड 10,000 किलोमीटर का। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा भारतमाला परियोजना के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड ग्रेन। तो ऑर्गेनिक फूड ग्रेन की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग
ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत कार्य करता है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मर वेलफेयर के तहत कार्य करता है। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नोडल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या करता है? नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। पर्पस है प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो भी होती है उसको NPOF द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है इसके द्वारा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको इंप्लीमेंट करने का काम एपिडा का है। ठीक है, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट भी करती है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशन का भी ध्यान देती है। इंडिया का एक्सपोर्ट बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट रहा है $1.04 बिलियन। ठीक है, इसमें मोस्टली सीरियल एंड मिलेट्स रहे, बाकी ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने बुंदेलखंड, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों के लिए डेडिकेटेड स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2015-16 से ये लॉन्च कर दी गई थी। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट को जरूरत के हिसाब से कैटर करने के लिए, कि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से कैटर किया जाए। हमें प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना पढ़ लेना चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत मार्केटिंग, ब्रांडिंग और क्रेडिट के लिए 6,800 पर हेक्टेयर के हिसाब से फिनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। वहीं मिशन फॉर ऑर्गेनिक चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या होता है? मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डेवलपमेंट के लिए 5,000 पर हेक्टेयर की हेल्प दी जाती है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ट्रेडिशनल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में लॉन्च किया गया। देखिए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत 8 स्कीम आती हैं, जिसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट भी आता है आपका। उसी में परंपरागत कृषि विकास योजना है। तो सोचिए, गाय का बछड़ा फिर बछड़े का बछड़ा, इस तरह से आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, केमिकल जो यूज़ हो रहा है, केमिकल जैसे फर्टिलाइजर्स, उन पर डिपेंडेंसी को कम करना, सॉइल हेल्थ को बेहतर करना, ठीक है, इंक्रीज करना यील्ड को, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट जो हैं उनको मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स हैं या फिर लोकल मार्केट्स हैं उनसे कनेक्ट करना। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बजट 2022-23 जो आया है वो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग सेक्टर, इसको थ्रस्ट देता है, यानी इस पर स्पेशल फोकस करता है। आपको पता ही है, फिशरीज या फिर बुफेलो मीट हुआ। देखिए, जो एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सर्विसेज का हमारा बास्केट है एक्सपोर्ट का, उसमें मरीन प्रोडक्ट टॉप पे है, ये आपको पता है ना। तो बजट में इस पर फोकस होना जरूरी था। इस बार क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का बजट है वो 6,407 करोड़ हो गया। कितना? 6,407 करोड़। पर्पस क्या है? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग पर, क्योंकि इसका बजट एलोकेशन 44% इंक्रीज हुआ है। कितना? 44%। 2022-23 में जो लाइव स्टॉक का बजट है वो 40% इंक्रीज हुआ है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात की जाए तो 48% इंक्रीज किया गया है। इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कमिटमेंट है लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मर्स के लिए, उसको सार्थक करने के लिए अचीवमेंट, मतलब ये क्रिएशन किया गया है। बजट जो है ओवरऑल 44% बढ़ा है, 6,407 करोड़। यहाँ पर आप देखिए 2022-23 के दौरान, यानी जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन हुआ या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर डेली डेवलपमेंट हुआ, इनका बजट 20% बढ़ा दिया गया है। इससे 8 करोड़ डेयरी फार्मर्स को फायदा होगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, वन हेल्थ वन मिशन, इसके तहत जो बजट इन्हांसमेंट है वो 60% किया गया है। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल के लिए भी ये बजट इन्हांसमेंट इसमें शामिल होता है। पर्पस क्या है? पर्पस है हेल्दियर लाइफ स्टॉक एंड हेल्दियर इंडिया। तो हेल्दियर लाइफ स्टॉक, हेल्दियर इंडिया के लिए बजट जो एलोकेशन 60% इंक्रीज किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च किया गया। पर्पस क्या था? नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के तहत इसको लॉन्च किया गया। पर्पस था इंडिजिनस ब्रीड को डेवलप करना और कंजर्व करना। बाकी इनहांस मिल्क प्रोडक्शन ये तो इसमें शामिल होगा। नेशनल गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन याद रखिए 2014 में लॉन्च किया गया। देख लेते हैं बाकी गोकुल ग्राम इसके तहत स्थापित किए हैं 21 गोकुल ग्राम। 40 और 60 का रेशियो होगा, 60 और 40 का रेशियो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो गोकुल ग्राम होगी इसमें 1000 एनिमल्स की कैपेसिटी होगी। राष्ट्रीय गोकुल ग्राम, इसको राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत लॉन्च किया गया। कौन सी? राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, इसके तहत राष्ट्रीय गोकुल ग्राम लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना 2021 से 2026 तक के लिए 2400 करोड़ की योजना है, याद रखिएगा। बाकी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना का मेन पर्पस क्या है?
जो पशुधन क्षेत्र है उसमें 70% महिलाएं काम करती हैं, इसीलिए डायरेक्टली उनको ही बेनिफिट जाएगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पशुधन के लिए कुछ करती है। नेक्स्ट आर्टिकल है खेलो इंडिया स्कीम के लिए जो एलोकेशन है 2022-23 में 48% इंक्रीज हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के लिए कितना 44%, खेलो इंडिया स्कीम के लिए 48%। यहाँ देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट 15th फिनांस कमीशन यानी अगले 5 वर्ष तक इसको रन किया जाएगा और इसके लिए बजटरी एलोकेशन 3165 करोड़ के आसपास किया गया है। तो खेलो इंडिया स्कीम अगले और 5 वर्षों तक इम्प्लीमेंट की जाएगी। 2022 का जो बजट आया है खेलो इंडिया स्कीम का, इसमें 48% का इंक्रीज किया गया है। खेलो इंडिया स्कीम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की, अनुराग ठाकुर इसमें मिनिस्टर हैं उसके। बाकी खेलो इंडिया विंटर गेम इसको भी शामिल कर लिया गया है स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट कंपोनेंट के तौर पर। फिट इंडिया मूवमेंट पूरे दुनिया में मतलब पूरे देश में रन की जा रही है ताकि लोगों का खेल के प्रति उत्साह बढ़े। खेलो इंडिया यूथ गेम जो रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, आपको पता ही है। गटका, कलारीपयट्टू, थांगटा, मलखम्ब खेलो इंडिया ग्रुप में ऑलरेडी शामिल किया चुके हैं। 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में हुआ था, 2021 का अब 2022 में हो रहा है हरियाणा में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम को 2017 में अप्रूवल दिया गया था कैबिनेट द्वारा, तब से ये लगातार हो रहे हैं। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में नई दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एपीआई मैन्युफैक्चर। ये एपीआई देखिए सेमीकंडक्टर वाली नहीं है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बात की जाए तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है फार्मास्यूटिकल के मामले में पूरे विश्व में इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। लेकिन इंडिया में क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, खास करके एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट की। अभी कोविड आया तो एपीआई याद रखिएगा एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट पर चाइना ने रोक लगा दी क्योंकि हम लोग एपीआई वहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कोविड की दवा नहीं बना पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम बहुत बड़े बड़े ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे पूरे देश में और वहाँ पर एपीआई डेवलप की जाएंगे ताकि आसानी से दवा बन सके। कैबिनेट कमेटी द्वारा एक स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके कि स्टार्टिंग मटेरियल में एपीआई जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, ड्रग इंटरमीडिएट्स के बीच में और एपीआईज के बीच में, क्योंकि दवा तभी बन सकती है जब आपके पास की स्टार्टिंग मटेरियल हो, एपीआई हो, ड्रग इंटरमीडिएट्स हो, तभी आप दवा बना सकते हैं। ये जो जितने भी स्कीम होंगे इनको फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 41 आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट हैं 4 टारगेट सेगमेंट्स में। इन 41 प्रोडक्ट के लिए अगर आप कुछ भी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। पीएलआई स्कीम फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपको पता ही है 24 फरवरी 2021 से इंप्लीमेंट की जा रही है, खास करके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए, ठीक है। टोटल फिनेंशियल आउटले क्या है पीएलआई स्कीम का? 15,000 करोड़ 2020-21 से 2028-29 तक। फिनेंशियल ईयर 2019-20 को क्या माना गया है? बेस ईयर। उसके अलावा इस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क, ये तो आपको पता ही है, 20 मार्च 2020 को ये स्कीम लॉन्च की बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए। स्टार्टिंग में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। ये जो बल्क ड्रग पार्क है इनको इस स्कीम को 5 वर्षों तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 3,000 करोड़ दिए गए हैं बल्क ड्रग पार्क स्कीम के लिए। क्राइटेरिया क्या है बल्क ड्रग पार्क? प्लेन एरियाज में 1000 आपके पास एकड़ होना चाहिए, जबकि हिली एरिया में 7000 एकड़ होना चाहिए। हिली एरिया में क्यों 7000 एकड़? यहाँ पे पहाड़ है तो जगह ज़्यादा चाहिए, तो आपको जगह ज़्यादा चाहिए। प्लेन एरियाज में क्या, प्लेन एरियाज में कम जगह में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हिली एरियाज में आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो जो रोड है प्लेन एरियाज में 1.5 मीटर, लेकिन हिली एरियाज में 7.5 मीटर। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी स्टेट क्या करेगा? एक साइट को प्रपोज करता है, इसके लिए पीएलआई स्कीम के तहत आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बजट 2022 में काफ़ी बेहतरीन प्रोविजन किए गए। देख लीजिए डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो डिफेंस का बजट है वो 25% इंक्रीज किया गया है। खास करके वो इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एकेडमिया पर फोकस करेगा और R&D पर फोकस करेगा डिफेंस सेक्टर के। इस बार एक बहुत बड़ी खास बात हुई, मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है थोड़ा कम किया गया है, नेवी का बढ़ाया गया है। और ये तो आप कहावत जानते ही हैं, जिस देश की नेवी स्ट्रांग वो देश फिर कुछ भी कर सकता है। ब्लू नेवी आपने टर्म सुना होगा, ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी ऐसा होता है कि कम से कम आपके पास एक लिमिटेड सबमरीन होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, और
उनका रिप्लेसमेंट आपका डॉकयार्ड में तैयार खड़ा रहना चाहिए, और फिर उसका रिप्लेसमेंट यानी सेम सबमरीन का आपके डॉकयार्ड से बाहर पड़ा रहना चाहिए कि डॉकयार्ड वाली जैसे ही जाए तो डॉकयार्ड वाली को रिप्लेस करने के लिए जो आपका बाहर पड़ा है वो आ जाए। ये होता है ब्लू नेवी। किसके पास? ब्लू वाटर नेवी सिर्फ अमेरिका के पास है अभी तक। जो डीआरडीओ का कैपिटल बजट है वो 5.3% इंक्रीज किया गया है, 11,375 करोड़ रुपए दिया गया। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है? आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है डिफेंस इंडस्ट्रीज का वो 68% जो है वो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री का है। कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट आपको पता ही है 500 करोड़ तक का ऑर्डर जो है अब आर्मी को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही दे सकता है। वर्तमान में 20,000 इंडस्ट्रीज जो है डिफरेंट सब सिस्टम्स या फिर टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली डेवलप कर रही हैं। डीआरडीओ क्या कर रहा है? 108 सिस्टम को आइडेंटिफाई किया है जिनको इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किया जाना है। डीआरडीओ 250 एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ कार्य कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा 10 एडवांस रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए हैं डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। डीआरडीओ ने 3.2 लाख करोड़ के क्या सिस्टम्स को डेवलप किया है, और इसके साथ ही एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया है जो कि इन जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है इसकी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली यानी ढंग से करने में हेल्प करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्योंकि डीआरडीओ हर जगह तो होता नहीं है आपका। बाकी इंडिया का स्टील इंडस्ट्री है, इसका एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस हो रहा है, ये अच्छी बात है। कार्बन एमिशन को भी ये कम कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए पिछले कुछ वर्षों में इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है उसने एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस किया है, इवन कार्बन एमिशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। तो जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज या फिर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उनकी वजह से ये ऐसा करने सकने में सक्षम हुए हैं। CO2 एमिशन की जो इंटेंसिटी है इंडियन स्टील इंडस्ट्री की वो 2005 में 3.1 टन पर टन थी क्रूड स्टील के, ये 2.6 टन पर टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन हो गया 2022 में। तो 0.5 का इंडियन स्टील को फायदा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। हमारा नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज जो कहता है वो भी कहता है कि 2005 के लेवल से हमें कम करना है। नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, देखिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज आपको पता है उसमें 8 सब मिशन है। नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज इसमें 8 सब मिशन है। इसमें से आता है आपका नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड फ्लैगशिप स्कीम है आपका नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी। अच्छा, ये पैट है क्या? परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड, ये एक मैकेनिज्म है ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को और बेहतर किया जाए और एनर्जी सेविंग के जो टारगेट हैं उनको स्पेसिफाई किया है। ये पैट जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं जो कि 1 मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। सपोज करिए मुझे 100 मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट की क्षमता दी गई कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, अगले को भी 100 दी गई, मैंने 50 खर्च किया, अगले ने 135 खर्च किया, तो मेरा जो 50 बचा है उसमें से मैं 35 इसको सेल कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। यही है आपका पैट। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बहुत चर्चा में रहता है, 2008 में लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल द्वारा क्लाइमेट चेंज के लिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसमें 8 नेशनल मिशन है, ठीक है, वो 8 नेशनल मिशन आप यहाँ पढ़ लीजिए। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये मैंने अभी आपको बताया था, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत ये हैं आपके 8 मिशन। मिलते हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में।